नमस्कार साथियों, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल SY स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ा था वर्णमाला के अंतर्गत स्वर के बारे में। ठीक है, हम इस क्लास में पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जो वर्ण स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 33 होती है। 25 स्पर्श व्यंजन, ये देखिए हैं 25 स्पर्श व्यंजन जो हैं। ठीक है, 4 उसमें व्यंजन होते हैं, देखिए ये वाला। ठीक है, और 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, और यह सब मिलाकर हो जाते हैं 33। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन की परिभाषा हम देखेंगे तो इसकी परिभाषा यह होती है कि जिन वर्णों का उच्चारण हमारे शरीर के अंगों से स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। ठीक है, और हम देखेंगे इम्पोर्टेंट में देख सकते हैं या फिर नोट करके लिख सकते हैं कि उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 होती है, जो द्विगुण व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, जो कि एक वो होता है, द्विगुण व्यंजन होते हैं और एक उच्छिष्ट व्यंजन होता है, जिसको जोड़ने के बाद जब हम जोड़ देते हैं तब जाकर यह 27 हो जाता है उच्चारण के आधार पर। ठीक है, और देखिए हम आगे देखेंगे कंठीय व्यंजन। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला हिस्सा हमारे कंठ को छूता है उन्हें कंठीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं क, ख, ग। ठीक है, यह सब हो जाते हैं हमारे कंठीय व्यंजन। अब तालव्य व्यंजन क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए तालव्य व्यंजन क्या होता है, इसकी परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ का मध्य भाग तालु को स्पर्श करता है उसे हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। जैसे हम देख लीजिए च, छ। ठीक है, जो इसका हमारा जीभ का जो मध्य भाग है वह तालव्य को स्पर्श करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मूर्धन्य व्यंजन। इसकी परिभाषा देखेंगे तो क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण मुख से होता है उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। जैसे में ट वर्ग हो गया। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, ढ़। ठीक है, यह सब हो जाते हैं हमारे मूर्धन्य व्यंजन। और दंतीय व्यंजन क्या होता है तो इसकी परिभाषा देखेंगे जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ का अग्रभाग ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है उसे हम दंतीय व्यंजन कहते हैं। जैसे हम देखिए त वर्ग हो जाता है त। देखिए ये जो हमारा जीभ है वह जो ऊपर का दांत होता है, ऊपरी हिस्सा का दांत होता है, उसमें स्पर्श कर रहा है। ठीक है, इसीलिए दंतीय व्यंजन हो जाते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा पांचवा बत्ता है वह ओष्ठीय व्यंजन है। इसकी परिभाषा क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण होठों से होता है उन्हें ओष्ठीय व्यंजन कहते हैं। जैसे में आप देख लीजिए जो हमारा प वर्ग है, देखिए प होठों से हो रहा है, दो हमारे जो होठ हैं वो आपस में मतलब मिल जा रहे हैं। जैसे देखिए प बोलने पर, फिर फ बोलने पर, ब बोलने पर, भ बोलने पर, म बोलने पर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन के बारे में। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से कम वायु बाहर निकले उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होते हैं अंतस्थ व्यंजन की? जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से कम जो हमारा जो हमारा मुख है और नाक है उससे कम हवा निकलता है तो उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यह 4 होते हैं य, र, ल, व। ठीक है, यह अंतस्थ व्यंजन हो गए। अब हम बात करेंगे उष्म व्यंजन या उष्मीय व्यंजन के बारे में। ठीक है, हम इसे उष्म व्यंजन भी कह सकते हैं, उष्मीय व्यंजन भी कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या रहती है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जो हमारा मुख है और नाक, ठीक है, इनके इनसे गर्म जो हवा है वह समान मात्रा में प्रवाह हो तो उन्हें हम उष्मीय व्यंजन कहते हैं। जैसे इनका ये 4 होते हैं। देखिए जो हमारा बड़ा सा होता है, फिर बुधुनी खट कोट सा होता है, फिर छोटा सा होता है और ह होता है। ठीक है, ये हमारे हैं होते हैं उष्मीय व्यंजन। अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि जो वर्ण दो विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये देखिए 4 होते हैं। छ होता है, त्र होता है, ज्ञ जिया होता है और श्र होता है। ठीक है, देखिए ये कसक
इसको हम क से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इसमें आधा जो क होता है और बुधनी कठोर वाला स होता है, ठीक है। ये होते हैं हमारे स्वर रहित व्यंजन प्लस स्वर सहित व्यंजन इक्वल टू संयुक्ताक्षर, ठीक है। और जो हमारा त्र है इसमें देखिए आधा त और र पूरा होता है, फिर जिया इसको पढ़ते हैं क्योंकि इसमें ज होता है इसी और इया होता है, इसीलिए इसको जिया पढ़ते हैं। और स्र इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बुंदी बड़ा वाला स होता है और ये होता है हमारा पूरा र, ठीक है। इसीलिए यह हो जाते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब अयोगवाह व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो अयोगवाह व्यंजन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, तो देखिए जो वर्ण अ के योग से मिलकर बनते हैं, ठीक है, सॉरी बनते हैं या बने हैं किंतु व्यंजन के लिए अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि जो वर्ण अ के योग से मिलकर बने हैं परंतु व्यंजन के लिए अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम अयोगवाह व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए इसका दूसरा नाम असंगत व्यंजन भी है, ठीक है। जैसे देखिए ठीक है, यह अनुस्वार है और अह जो है वह विसर्ग है, ठीक है। अब देखिए उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे गिरती है उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे हम देखिए ड़, ठीक है। और देखिए इसे नोट में करके लिख सकते हैं। देखिए क्या कहता है कि किसी शब्द की शुरुआत में उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जब किसी शब्द का शुरुआत होता है जैसे ढोलक हो गया, ढक्कन हो गया, डमरू हो गया, शब्द की शुरुआत में उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए द्वित्व व्यंजन में उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है, दूसरा पॉइंट हो गया नोट में। जैसे देखिए कबड्डी, अड्डा, बिल्ली, चक्की, टक्कर, ठीक है। और तीसरा पॉइंट नोट करके लिखेंगे तो अंग्रेजी के शब्दों में उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है, जैसे में बोर्ड, रिकॉर्ड, ठीक है। और चौथा पॉइंट करके हम लिखेंगे नोट में तो ड और ठ के तुरंत पहले या बाद अनुस्वार हो तो उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे में ग्राउंड हो गया, दंतमूल देखेंगे जो हमारा दंतमूल व्यंजन है, ठीक है। इसकी परिभाषा होती है कि इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा और नाक, ठीक है, वर्ष अर्थात ऊपरी मसूड़े का स्पर्श करती है या वर्ष के समीप पहुंचकर एक झटके के साथ मुड़कर पीछे हट जाती है। यह हमारे दंतमूल व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे लुंठित व्यंजन क्या होता है। लुंठित व्यंजन देखेंगे तो इसकी परिभाषा होती है कि जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं या फिर लुंठित व्यंजन कहते हैं। जैसे में र, ठीक है। और देखिए इसके बारे में जो हमारा र है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे र के रूप होते हैं। देखिए कृपा, इसमें जो स्वर वाला री होता है, ठीक है, इसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। जो हमारा मात्रा है इसमें पूरा र होता है और कर्म में आधा र होता है और ट्रक जो लिखा जाता है इसमें भी पूरा र होता है, ठीक है। अब पार्श्विक व्यंजन देखेंगे तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि जिस व्यंजन के उच्चारण में जीभ का श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है और श्वास वायु बगल से प्रवाह से जाती है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे में ल। और काकल्य वर्ण क्या होता है तो इसकी परिभाषा देखेंगे तो जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर बाहर निकलती है उसे काकल्य वर्ण कहते हैं। जैसे में ह। अद्वितीय व्यंजन देखेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है कि यदि दो भी समान व्यंजनों, ठीक है, यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। देखिए जैसे में सत्ता, दिल्ली, बिल्ली, पत्ता, कद्दू, पट्टी, मिट्टी, मक्का आदि। अब मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजन देखेंगे तो ये तीन होते हैं। दृढ़ व्यंजन होते हैं, शिथिल व्यंजन होते हैं, मध्यम व्यंजन होते हैं।
जो हमारा दृढ़ व्यंजन होता है वह ट भ ढ ढ होता है, और शिथिल व्यंजन क न म य र ल व होता है, और मध्यम व्यंजन च ब स होता है। ठीक है। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जो हमारे व्यंजन होते हैं वह दो होते हैं। एक घोष होता है, इसे हम सघोष भी कहते हैं, और एक अघोष होता है। घोष देखेंगे तो घोष व्यंजन की परिभाषा होती है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है। और इसकी हम सीधी परिभाषा देखेंगे। ठीक है। इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसको बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वे सघोष कहलाते हैं। ये हमारे सिंपल हो गए। देखिए, लेकिन ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं इसको, और डायरेक्ट हम इसको इस प्रकार जान सकते हैं कि जिसको बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वे सघोष कहलाते हैं। बस सिंपल सा। और जैसे में इसको हम देखेंगे तो देखिए क्या है कि प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा है, चौथा है और पांचवा अक्षर प्लस सभी स्वर और ह य र ल व, ठीक है, ये इसमें आ जाते हैं। अब हम अघोष देखेंगे। अघोष व्यंजन के अंतर्गत देखेंगे तो क्या होगा कि इसकी परिभाषा होती है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन न हो। ठीक है। इसमें क्या था, स्वर तंत्रिका में कंपन होना चाहिए। ठीक है। और इसमें कंपन नहीं होना चाहिए। ठीक है। और देखिए कंपन अथवा इसको करके पढ़ सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, प्रत्येक वर्ग का फर्स्ट मतलब पहला और दूसरा तथा बड़ा सा उन्नी खटकोट से और छोटा सा और फ, ठीक है, ये हो जाते हैं इसमें। और हम इसको सिंपल तरीके से इस प्रकार हम इसको जान सकते हैं कि जिसको बोलने में स्वर तंत्रियों, ठीक है, जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं वह कंपन न करें वे अघोष कहलाते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे प्राण वायु के आधार पर व्यंजन। तो हमारे जो है प्राण वायु के आधार पर हमारे व्यंजन दो होते हैं। एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। जो हमारा अल्प प्राण होता है वह जिन वर्णों के उच्चारण में मुख और नाक से कम वायु निकले उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे में प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ग, पहला, तीसरा और पांचवा एवं अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर। ठीक है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, प ब म, त द न, ट ड ड़, च ज य, क ग ङ। ठीक है। महाप्राण व्यंजन देखेंगे जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से समान मात्रा में वायु निकले, जैसे प्रत्येक वर्ण का समवर्ण, दूसरा, चौथा और उसमें व्यंजन ढ। ठीक है। क वर्ग देखेंगे ख, घ, च वर्ग में छ, झ, ट वर्ग में ड और अड़, ठ और ढ। ठीक है। त वर्ग में थ, ध, प वर्ग में फ, भ। ठीक है। ये सब हमारे हो जाते हैं महाप्राण। अब हम आपसे अपने अगले वीडियो में मिलेंगे नए वीडियो के साथ। ठीक है, नए चैप्टर के साथ। जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो है संधि। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिए।